जय हिंद एवरीवन। सफलता बैच के फिर से एक नए लेक्चर में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो जियोग्राफी हमने टर्म 1 के लिए कंप्लीट कर रखी है। आज से शुरू कर रहे हैं हम क्या सिविक्स। सिविक्स का पहला चैप्टर हमें पढ़ना है पावर शेयरिंग, सत्ता की साझेदारी। तो बहुत बढ़िया तरीके से इसको कंप्लीट करेंगे। एनसीईआरटी फुल रीडिंग लगाएंगे, इंपॉर्टेंट चीजें हाईलाइट कर लेंगे। वही काम आपको भी करना है। एनसीईआरटी फुल रीडिंग लगाएंगे मेरे साथ, हर चीज को समझ लेंगे और जो भी चीजें याद करने वाली है, जो भी चीजें इंपॉर्टेंट है बुक से, उसको हाईलाइट कर लेंगे। और उसके बाद एमसीक्यू आपकी सीरीज आएगी, उसको लगा लेंगे मेरे साथ। फिर उसके बाद आपको डीपीपी मिल जाएगी, उसको लगा लेंगे। फिर आपका चैप्टर फाइनल हो जाएगा। ठीक है, तो शुरू करें। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं जहां पर आपको पार्ट टेस्ट, फुल टेस्ट, ताकि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाए, तो आप हमारा रैंकर्स लाइव का ऐप है उसको डाउनलोड करिए। उस पर टेस्ट सीरीज अवेलेबल है जिसकी प्राइस केवल 149 है, मात्र 149। इसको आप परचेज कर सकते हैं। डीपीपी के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, रैंकर्स एनटीएससी। ठीक है, ये सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी तो हमने आपको दे दी। अब चलिए अपना चैप्टर शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं आपको मैं ऐसे ओवरऑल बता देता हूँ कि सत्ता कैसे कैसे बंटवारा होता है। मतलब ना किसी भी देश में ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए कि एक ही व्यक्ति शासन कर रहा है, एक ही व्यक्ति सब कुछ कर रहा है, बाकी लोगों को उसमें हिस्सेदारी नहीं मिल रही है, बाकी लोग परेशान है। ये सारी चीजों से बचने के लिए हम क्या करते हैं, जो पावर है उसको शेयर कर लेते हैं, अलग अलग हिस्सों में बांट लेते हैं। तो इस चैप्टर में सबसे पहले आपको दिया गया है बेल्जियम और श्रीलंका की एक छोटी सी स्टोरी, जिसको आपको पढ़ना है, समझना है और यहाँ से भी सवाल आते हैं। तो यहाँ पे पढ़ते हैं फटाफट। बेल्जियम इज स्मॉल कंट्री इन यूरोप, यूरोप की एक कंट्री है बेल्जियम, तो ये भी आपको पता होनी चाहिए। स्मॉलर इन एरिया देन द स्टेट ऑफ हरियाणा, हरियाणा से भी छोटा है। इट हैज बॉर्डर विथ फ्रांस, ये बॉर्डर किसके किसके साथ शेयर करता है, फ्रांस, नीदरलैंड और जर्मनी एंड लग्जमबर्ग। ठीक है, ये चार स्टेट है, ये चार कंट्री मान सकते हैं, कंट्री है सॉरी, इनसे बॉर्डर शेयर करता है। इट हैज ए पॉपुलेशन ऑफ लिटिल ओवर 1 करोड़, 1 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन, विच इज द हाफ ऑफ द अप्रॉक्स हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा। मतलब हरियाणा का हमारे जो स्टेट है उसकी पॉपुलेशन लगभग 2 करोड़ है और यहाँ की पॉपुलेशन कितनी है बेल्जियम की, 1 करोड़। द इथनिक कंपोजिशन ऑफ दिस स्मॉल कंट्री इज वेरी कॉम्प्लेक्स, यहाँ का जो कंपोजिशन है, लोगों का कंपोजिशन है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। ऑफ द कंट्री टोटल पॉपुलेशन 59% लिव्स इन द फ्लेमिश रीजन एंड स्पीक डच। 59% लोग क्या करते हैं, फ्लेमिश रीजन में रहते हैं और क्या बोलते हैं, डच भाषा बोलते हैं। Another 40% people live in वलोनिया रीजन एंड स्पीक फ्रेंच, ये भी फ्रेंच, ये फ्रेंच बोलते हैं, वो लोग क्या बोलते हैं, डच। तो सबसे ज्यादा कौन से वाले लोग हैं, डच वाले। अच्छा, रिमेनिंग 1% ऑफ द पीपल स्पीक जर्मन, जो बचे हुए 1% है वो क्या बोलते हैं, जर्मन। ठीक है बेटा, क्लियर हो रही चीजें, चलिए बहुत बढ़िया। उसके बाद इन द कैपिटल सिटी, यहाँ की राजधानी क्या है, बेल्जियम का कैपिटल याद रखिएगा, कैपिटल ऑफ बेल्जियम है ब्रुसेल्स। ठीक है, 80% पीपल जो है यहाँ ब्रुसेल्स के क्या बोलते हैं, फ्रेंच, और 20% लोग डच बोलते हैं। शुरुआत में आपने देखा कि ज्यादा से ज्यादा लोग पूरे कंट्री में 59% लोग डच बोलते हैं और 40% लोग क्या बोलते हैं, फ्रेंच बोलते हैं। जबकि राजधानी में अलग है, 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं, 20% लोग डच बोलते हैं। चलिए, द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वॉज रिलेटिवली रिच, यहाँ पे अमीर कौन लोग हैं, जो फ्रेंच है, जो 40% है। दिस वॉज रेजेंटेड बाय द डच स्पीकिंग कम्युनिटी हु गॉट द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एजुकेशन मच लेटर। अब ये लोग क्या होते हैं, दिस वॉज रेजेंटेड बाय द डच स्पीकिंग कम्युनिटी हु गॉट द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एजुकेशन मच लेटर। मतलब यार देखो, फ्रेंच वाले अमीर थे, रिच थे, सब कुछ थे, जिनसे डच वाले जो लोग थोड़ा सा परेशान रहते थे कि यार ये कम कम है तब भी अमीर है, पढ़े लिखे हैं, जिनको, क्योंकि डच वालों को ये सारी चीजें बाद में जाके मिली थी। दिस लेड टू द टेंशन बिटवीन डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज ड्यूरिंग 1950s एंड 1960s में इन दोनों के बीच में एक क्या हो गया, टेंशन एराइज होने लगा। The tension between the two communities was more acute in Brussels. ब्रुसेल्स में ये टेंशन बहुत ज्यादा था। ब्रुसेल्स क्या है यहाँ पर, ब्रुसेल्स यहाँ की राजधानी है। Brussels presented a special problem. The Dutch speaking people constituted a majority in the country but a minority in the capital. अब देखो, डच जो है वो पूरे कंट्री में सबसे ज्यादा थे, लेकिन सिटी में क्या थे, ये माइनॉरिटी में थे, यहाँ 20% थे। चलो, अब इसी के अलावा एक और सिचुएशन दी गई है श्रीलंका की। श्रीलंका कहाँ है, आइलैंड है, कहाँ पे, भारत के नीचे।
जस्ट ए फ्यू किलोमीटर ऑफ द साउदर्न कोस्ट ऑफ द तमिलनाडु, इट हैज अबाउट 2 करोड़ पॉपुलेशन। यहाँ की पॉपुलेशन कितनी है भैया? 2 करोड़। अबाउट द सेम इन हरियाणा, लाइक अदर नेशन इन साउथ एशिया रीजन, श्रीलंका हैज ए डाइवर्स पॉपुलेशन। यहाँ की भी पॉपुलेशन एकदम डिफरेंट है, डाइवर्स है, बहुत सारी मिली जुली है। यहाँ पर सिंघाला स्पीकर कितने हैं? 74% है। याद रखिएगा, सिंघाला बोलने वाले भाषा, सिंघाली भाषी कितने हैं? 74%। तमिल स्पीकर कितने हैं? 18%। अमॉन्ग तमिल देयर आर 2 सब ग्रुप्स, तमिल नेटिव्स ऑफ द कंट्री। ये आपको एक बेल्जियम का फिगर दिया गया है, ठीक है। बेल्जियम में ब्रुसेल्स के, ये ब्रुसेल्स है आपका, और इसके अलावा ये फ्लेमिश बोलने वाले हैं, फ्लेमिश डच स्पीकिंग वाले हैं, फ्लेमिश रीजन है, और ये वेलोन रीजन है, यहाँ पे फ्रेंच लोग बोलते हैं, और ये जर्मन वाले हैं, ठीक। चलिए, आर्काड श्रीलंकन तमिल and the rest who forefathers came from India as plantation worker during colonialism period are called Indian Tamil। मतलब यहाँ पे तमिल भाषी जो है ना, वो उसमें कुछ तमिल जो है वो इंडियन है और कुछ तमिल जो है वो श्रीलंकन है। क्लियर? श्रीलंकन कितने? 13% और इंडियन कितने? 5%। As you can see from the map, Sri Lankan Tamil are concentrated in the north and east of the country. Most of the Sinhala speaking people are Buddhist, while the most of the Tamil are Hindus and Muslim। मतलब सिंघाला वाले तो अधिकतर कितने हैं? बुद्ध धर्म से मतलब कि अटैचमेंट रखते हैं, और बाकी जो तमिल है या तो हिंदू है या तो मुसलमान है। There are 7% Christians who are both Tamil and Sinhala। 7% यहाँ पर क्रिश्चियन है। तो आपको यह क्या पता चल रहा है कि यहाँ पर बहुत सारे मतलब डिफरेंट धर्म के लोग हैं। Just imagine what could happen in situation like this. In Belgium, the Dutch community could take advantage of its numeric majority। अब डच वाले लोग हैं, इन्होंने अपना ज्यादा पावर ले लिया, and force it will on the French and German speaking population. This would push the conflict among the communities further. This could lead a very messy partition of the country. Both the sides would claim control over Brussels. In the Sri Lanka, the Sinhala community enjoyed an even bigger majority and could impose its will on the entire country. Now let us look at the what happened in both these country। आपको सबसे पहले यहाँ की सिचुएशन बताई गई है कि यहाँ पे बेल्जियम में कैसे कैसे लोग रहते हैं। डच जो है 59% है, 40% आपके कौन है? फ्रेंच स्पीकिंग है, 1% कौन है? आपके जर्मन स्पीकिंग है। इसी तरह आपको श्रीलंकन दिखाया गया है कि लगभग 70 से ऊपर, लगभग 70% के अप्रॉक्स जो है सिंघाला स्पीकिंग है, और 18% के लगभग कितने हैं आपके ये 72% के लगभग वो है। एक बार हम लोग देख लेते हैं। हाँ, 74% सिंघाला है, 18% तमिल है। तो कहा गया है कि अगर सिंघाला अगर राज करने लगे तो ये लोग क्या करेंगे? तमिल वालों को परेशान करेंगे। इसी तरह अगर मैं बेल्जियम की बात करूं, वहां पे डच जो है नंबर में ज्यादा है, वो राज करने लगे तो वो आपके फ्रेंच वालों को परेशान करने लगे। तो हुआ क्या यहाँ पर, अब इस चीज को समझते हैं। मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका, मतलब इसे हिंदी में क्या कहते हैं एक बार देख लेते हैं। आप हिंदी वाली भी, बहुसंख्यकवाद। हाँ ठीक है, वेरी इजी, बहुसंख्यकवाद। श्रीलंका इमर्ज्ड एज इंडिपेंडेंट इन कंट्री 1948। 1947 में भारत, 1948 में श्रीलंका। द लीडर्स ऑफ द सिंघाला कम्युनिटी साउट टू सिक्योर डोमिनेंस ओवर गवर्नमेंट बाय वर्च्यू ऑफ देयर मेजॉरिटी। सिंघाला ने कम्युनिटी ने कहा कि भाई राज तो हम ही करेंगे क्योंकि हम ही ज्यादा है। क्लियर? As a result, the democratically elected government adopted a series of majoritarism measures to stabilize Sinhala supremacy। सिंघाला सुपरमेसी मेजोरिटी के कारण यहाँ पर स्थापित हो गई। In 1956, an act was passed to recognize Sinhala as only official language, thus disgrading Tamil। अब भाई इन्होंने एक एक्ट पास कर दिया कि सिंघाला ही यहाँ की रीजनल लैंग्वेज रहेगी, यहाँ की राजकीय भाषा रहेगी। तमिल को इन्होंने क्या किया? डिसग्रेड कर दिया। The government followed preferential policies that favored Sinhala application for university positions and government jobs। मतलब आप समझ लीजिए कि सिंघाला की भाषा को इन्होंने ज्यादा महत्व देना शुरू कर दिया। A new constitution stipulated that the state shall protect and foster Buddhism। अब एक नया कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे आया जो कि ये कहने लगा कि हम बुद्धिज्म को प्रोटेक्ट करेंगे। अच्छा, all those government measures coming one after the other gradually increased the feeling of alienation among the Sri Lankan Tamil। अब श्रीलंकन तमिल को डर लगने लगा कि यार ये इस तरह की चीजें अगर धीरे धीरे बढ़ती रहेंगी तो हमारा क्या होगा। They felt that none of the major political parties led by Buddhist Sinhala leaders was sensitive to other language and culture।
जो सिंघाला के बुद्धिस्ट लोग थे, जो वहां के लीडर थे, ये अदर तमिल वाले लोगों को ध्यान से हटाने लगे, उन पर नजर मतलब डालने ही लगे, उनसे कोई मतलब ही नहीं रखने लगे। अच्छा, दे फेल्ड दैट द Constitution and government policies denied them equal political right, discriminate against them in getting jobs and other opportunities, and ignored their interest. As a result, अब आपको समझ में आ गया कि इग्नोर किए जाने लगे। अब आप एक बार फिगर इसको देख लो, ग्राफ देख लो। यहाँ पे सिंघाला वाले आपको साउथ में दिखेंगे ज्यादा, ये ऊपर, और ये आपके ईस्टर्न स्टेट में, ईस्टर्न साइड में आपको इंडियन तमिल दिखेंगे, सॉरी श्रीलंकन तमिल दिखेंगे, और ये बीच में आपको इंडियन तमिल दिखेंगे। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से, और थोड़े थोड़े आपको मुस्लिम दिखेंगे इसमें। अच्छा, तो इससे क्या हुआ, सिंघाला और तमिल के बीच में आपको बहुत स्ट्रेन डेवलप होने लगा। द श्रीलंकन तमिल लॉन्च्ड पार्टीज एंड स्ट्रगल फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ तमिल एंड ऑफिशियल लैंग्वेज। अब भाई ये संघर्ष करना शुरू किए कि भाई हम भी अपनी पार्टी बनाएंगे, हम भी लड़ेंगे, हम भी ऊपर आएंगे। फॉर रीजनल ऑटोनॉमी एंड इक्वालिटी ऑफ द अपॉर्चुनिटी इन सिक्योरिंग एजुकेशन एंड जॉब्स, बट their demand for more autonomy to province populated by the Tamil was repeatedly denied। अब भाई सिंघाला ज्यादा थे, वो हमेशा इनके जो भी मुद्दे ये उठाए उसको ये दबा दे, क्योंकि नंबर में ज्यादा थे। बाय 1980s several politician organization were formed demanding an independent Tamil LM state in the northern and eastern part of Sri Lanka। अब यहाँ पे थोड़ी चीजें एराइज होने लगी कि भैया नहीं, हमें तो चाहिए एक अलग स्टेट, एक अलग राज्य चाहिए, क्योंकि आप चीजों को अच्छे से चला नहीं रहे हैं। The distrust between the two communities turned into widespread conflict। गृह युद्ध छिड़ गया यहाँ पे। ठीक है, मतलब कि इसको widespread को हम क्या पढ़ सकते हैं, एक बार देख लेता हूं मैं। बड़ा टकराव होने लगा। ठीक है, अविश्वास के कारण एक बड़ा टकराव होने लगा, और ये एक सिविल वॉर में कन्वर्ट हो गया। As a result, thousands of people of both communities have been killed। सिविल वॉर का मतलब समझिए गृह युद्ध। जब राज्यों के बीच में अगर युद्ध होने लगे उसे कहते हैं सिविल वॉर। वर्ल्ड वॉर क्या होता है, देशों के बीच में अगर वार होने लगे, दैट इज वर्ल्ड वॉर, विश्व युद्ध। ये सिविल वॉर था, गृह युद्ध। मतलब अपने देश में अगर राज्य से राज्य लड़ाई होने लगे, अभी आपको पता है अपने ईस्ट में कहाँ लड़ाई हो रही थी, अरुणाचल प्रदेश में, सॉरी असम में और मणिपुर में हो रही थी। हाँ, असम और मणिपुर में हो रही थी, तो वो क्या कहलाता है, आपका गृह युद्ध कहलाता है। As a result, thousands of people of both the communities have been killed. Many families were forced to leave the country as a refugee, and many more lost their livelihoods. You have read chapter 1 of economics textbook class 10 about Sri Lanka's excellent record of economic development, education and health। इन्होंने अच्छा अपने आप में डेवलपमेंट किया था, but the civil war has caused a terrible setback। ये डेवलप कर रहे थे, बट ये सिविल वॉर, ये गृह युद्ध इन्हें फिर से बैकडोर पे ला दिया। इसके बाद ये सारी चीजें कब एंड हुई हैं, 2009 में। तो आपको पूरी कहानी समझ में आई श्रीलंका में क्या हुआ। श्रीलंका में भैया सिंघाला लोगों ने राज करना शुरू किया, तमिल लोगों पर एकदम दबाव बनाया कि भाई तुम तुच्छ हो, तुम अल्पसंख्यक हो, तुम माइनॉरिटी हो, तुम शांत बैठो, हम तुम पर राज करेंगे। तो इसके खिलाफ इन्होंने आवाज उठाई। उसके बाद गृह युद्ध हुआ, और गृह युद्ध का कारण यह निकला, गृह युद्ध का परिणाम यह निकला कि यहाँ पे कई लोग मारे गए, हजारों लोगों की जिंदगियां बर्बाद हुई। उसके बाद यह सब सारी चीजें जब कब जाके अंत हुई, 2009 में। ठीक है, तो श्रीलंका की चीजें आपको समझ में आई। चलिए अब पढ़ते हैं एकोमोडेशन इन बेल्जियम। एकोमोडेशन इन बेल्जियम मतलब बेल्जियम की समझदारी। अब बेल्जियम में भी तो ये सारी चीजें थी, यहाँ पे भी तो आपके डच वाले ज्यादा संख्या में थे, तो इन्होंने क्या अलग किया, चलिए पढ़ते हैं। समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है। चलो, ये व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन बार बार आ रहा है, इसको बंद कर दिया जाए, एक सेकेंड। चलिए, तो भैया द बेल्जियम लीडर टूक ए डिफरेंट पाथ। They recognized the existence of regional difference and cultural diversity. Between 1970 and 1993, they amended their constitution 4 times so as to work out an arrangement that would enable to everyone to live together within same country। इन्होंने भैया 1970 से लेकर 1993 तक अपने कॉन्स्टिट्यूशन में 4 बार बदलाव किए। कितने बार, 4 बार, कि भैया हमारे यहाँ चीजें बिगड़नी नहीं चाहिए, हम सबको साथ लेकर चलेंगे, सबका साथ सबका विकास। ठीक है, जो मोदी जी का नारा है। The arrangement they worked out is different from any other country and is very innovative। बहुत बढ़िया इन्होंने अरेंजमेंट किया। Here are the some of the element of the Belgium model। इनका मॉडल को समझते हैं भाई। अब ये डिस्क्रिप्टिव होता तो आपको बेल्जियम मॉडल पे क्वेश्चन आ जाता। Constitution prescribed that the number of Dutch and French speaking ministers shall be equal।
भैया फ्रेंच के जितने मिनिस्टर रहेंगे आपके अथॉरिटी में उतने ही मिनिस्टर डच के भी रहेंगे। अच्छा बढ़िया बात है। Some special laws required to support majority of members from each linguist group. Thus, no single community can make डिसीजन यूनिलैटरली। मतलब आपको क्या किया गया, सत्ता में सबको भागीदारी दी गई, डच को भी फ्रेंच को भी। कोई भी ऐसा ना हो कि भैया मेरा मन कर रहा है डच वालों के लिए मैं फैसला ले लूं, मेरा मन कर रहा है भैया फ्रेंच वालों के लिए फैसला ले लूं, ऐसा आप नहीं कर सकते थे। ठीक है, चलो। Many power of the central government have been given to state government of the two region of the country. अब भैया देखिए हमारे देश में क्या चलता है, आप भारत को समझिए। एक केंद्र सरकार है और राज्य सरकारें हैं। कुछ हक जो है केंद्र सरकार के पास होती है, कुछ राज्य सरकारों के पास होती है। यही काम इन्होंने भी किया। Many power of the central government have been given to the state government of the two region of the country. एक फ्रेंच वाला, एक डच वाला। The state government are not subordinate to the state central government. जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को उत्तरदायी नहीं है। उन्हें नहीं मतलब है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को उन्हें बार बार अरे साहब ये कर दे हम अपने स्टेट में, अरे साहब ये कर दे हम स्टेट में, ना, आपका करने का मन है करिए। ब्रुसेल्स हैज ए सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ द कम्युनिटी हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। अब भैया ब्रुसेल में क्या किया गया, ब्रुसेल में भी वही किया गया, सेपरेट गवर्नमेंट बनाया गया, एक अलग गवर्नमेंट, और जिसमें बोथ कम्युनिटी को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया गया। The French speaking people accepted equal representation in Brussels because the Dutch speaking community had accepted equal representation in the central government. अब बात समझिए आप, शुरुआत हमने क्या की थी, शुरुआत हमने की थी कि डच वाले ज्यादा है पूरे देश में, कितने थे मैं तो भूल गया, 49 थे, एक बार देख लिया जाए, इतना जल्दी मैं भूल जा रहा हूं, ऐसा नहीं होना चाहिए यार। हाँ 59 और 40, 80 और 20, हाँ याद आ गया। ठीक है, चलो। तो भैया पूरे देश में कितने थे, 59% डच थे, 40% फ्रेंच थे। तो भैया वहां पे भी तो फ्रेंच ने डच ने एक्सेप्ट किया था, चलो भाई फ्रेंच तुम कम हो तब भी तुम्हारी इक्वल भागीदारी रहेगी। इसी तरह जब फ्रेंच वाले 80% थे कहां पर, आपके राजधानी में ब्रुसेल्स में, तो भैया डच ने भी यहाँ पर और फ्रेंच ने भी यहाँ पे एक्सेप्ट किया, चलो भाई आप 20 ही हो तब भी हम आपको इक्वल पार्टिसिपेशन देंगे। 10 मेंबर बनेंगे तो 5 आपके 5 हमारे, क्योंकि सेंट्रल में भी तो आपने माना था। तो ये सारी चीजें हुई थी। अब यहाँ पे एक फोटो दिया गया, इस फोटो का मतलब यही है कि द फोटोग्राफ हियर इज द स्ट्रीट एड्रेस इन बेल्जियम। बेल्जियम में एक स्ट्रीट एड्रेस दिया गया है, ग्रैंड पैलेस, और इसका एक नाम हिंदी में लिखा गया, सॉरी डच में लिखा गया और एक फ्रेंच में। ठीक है, ताकि लोगों को लगे कि हाँ बराबर चीजें की जा रही हैं। अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट देयर इज ए थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट, एक तीसरी टाइप की गवर्नमेंट थी। दिस कम्युनिटी गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल टू द वन लैंग्वेज कम्युनिटी, डच, फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग, नो मैटर वेयर दे लिव। मतलब एक ऐसा भी गवर्नमेंट का फॉर्मेशन किया गया जिसके लिए सारे के सारे लोग वोट देंगे। मतलब कोई बंदा खड़ा होगा, दैट इज नॉट डिपेंडेंट कि वो किस कम्युनिटी का, उसके लिए सभी लोग वोट देंगे। दिस गवर्नमेंट हैज द पावर रिगार्डिंग कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इशूज। तो भैया इन्होंने एक काम ये भी अच्छा किया। You might find the Belgium model very complicated. आपको लगेगा कि यार बेल्जियम मॉडल काफी कॉम्प्लिकेटेड है। It indeed is very complicated. Even for the people living in the Belgium, उन्हें भी लगता था बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। But this arrangement have worked well so far. They help to avoid civic strife between the two major communities and possible division of the country in linguistic lines. Linguistic lines का मतलब हम लोग देख लेते हैं फटाक से। इसलिए मैं कहता हूँ ना हिंदी वाली चीजें अपने पास रखा करिए अगर किसी चीज को ना समझ में आए तो। अच्छा वही मतलब गृह युद्ध वगैरह आपको नहीं छिड़ा यहाँ पर। When many countries of the Euros came together to form the European Union, Brussels was chosen its headquarter. जब many countries of the Europe came together to form an European Union, तो ब्रुसेल्स को क्या बनाया गया था, यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर बनाया गया था, क्योंकि यूरोप का ही एक देश था ये, कौन सा, बेल्जियम। तो चीजें समझ में आई बेल्जियम और श्रीलंका की। चलिए अब आपको क्या करना है, ये सारी चीजें आप पढ़ लीजिएगा। What do we learn from the Sri Lanka these stories? बेल्जियम और श्रीलंका both are the democratic, यहाँ पे भी डेमोक्रेसी है, yet the deltas with the education of the power sharing differently. उन्होंने शासन किया अगर आप मेजोरिटी में, इन्होंने चीजों को शेयर किया। इन बेल्जियम द लीडर हैव रिलाइड दैट द कंट्री यूनिटी द कंट्री इज पॉसिबल ओनली फॉर रिस्पेक्टिंग द फीलिंग एंड इंटरेस्ट ऑफ द डिफरेंट कम्युनिटीज रीजन। बेल्जियम वालों ने समझा कि भाई सबकी रेस्पेक्ट नहीं करेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे। सच ए रियलाइजेशन रिजल्टेड इन द म्यूचुअली एक्सेप्टेड एग्रीमेंट फॉर शेयरिंग पावर।
Sri Lanka shows us a contrasting example. It shows us that the majority communities wants to force its dominance over other and refuses share power. इन्होंने dominance किया, power को share नहीं करना चाहा, और इससे क्या होगा? Unity टूटी, यहाँ पर गृह युद्ध हुआ, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हुए. ठीक है, चलिए, तो ये कार्टून वगैरह पढ़ लीजिएगा. अब आता है आपका एक टॉपिक, वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल. पावर शेयरिंग क्यों डिजायरेबल है? डिजायरेबल का हिंदी, सत्ता की साझेदारी जरूरी क्यों है? डिजायरेबल मतलब जरूरी क्यों है? चलिए, 10 two different set of the region can be given in favor of power sharing. Firstly, power sharing is good because it helps to reduce the possibility of conflict between the social group. पहला कहता है पावर शेयरिंग से सोशल ग्रुप्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट नहीं अराइज होगा. ठीक है, सिंस सोशल कॉन्फ्लिक्ट ऑफन लीड्स टू द वायलेंस. भाई कॉन्फ्लिक्ट होगा, उसके बाद वायलेंस होगा एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी डेवलप होगी. पावर शेयरिंग इज अ गुड वे टू इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर. Imposing the will of the majority communities over other may look like an attractive option in the short run, but in the long run it undermines the unity of the nation. अगर भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए, that will create a very huge problem in India because there are lots of different type of community like मुस्लिम कम्युनिटी, ईसाई कम्युनिटी, सिख कम्युनिटी. दे विल फील कि यार हमारे साथ क्या हो रहा है. इसलिए भारत क्या है, एक सेक्युलर कंट्री है, यहाँ पे सभी धर्मों को समान सम्मान दिया जाता है. ठीक है, तो यही काम करना चाहिए हर स्टेट को. उसके बाद हम कहाँ थे? हाँ, tyranny of the majority is not just oppressive for the minority, it often bring ruins to the majority as well as. तो majority को भी ये दिक्कत क्रिएट करता है. There is a second deeper person why power sharing is good for the democracy. Power sharing is very spirit of democracy. दूसरी बात क्या है, पावर शेयरिंग डेमोक्रेसी को मजबूती देती है. डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व शेयरिंग पावर विथ दोज अफेक्टेड बाय इट्स एक्सरसाइज एंड हु हैव टू लिव विथ इट्स इफेक्ट. People have a right to consult on how they are to be governed. A legitimate government is one where citizen through participation acquire a stake in the system. मतलब कहता है कि डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि तभी हम डेमोक्रेटिक कहलाएंगे. तभी क्योंकि हर हिस्से को हमें एक समान रूप से एक भागीदारी देनी पड़ेगी ताकि वो अपनी कम्युनिटी को ऊपर ला सके, उनकी कम्युनिटी दबी न रह सके, मेजोरिटी के लोग शासन न कर सके. ये सारी चीजों के लिए पावर शेयरिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. क्लियर है? Let us call the first set of the region prudential and the second to the moral. पहले रीजन को हम क्या कह सकते हैं कि एक बुद्धिमानी तरह का फैसला है, एंड सेकंड को हम कह सकते हैं कि ये नैतिक है ताकि हर स्टेट को हम हर वर्ग को एक समान अधिकार दे सके. While prudential region states that the power sharing will bring out the better outcome, moral region emphasize the very act of power sharing is valuable. यही कहा गया है कि जो प्रूडेंशियल रीजन है ये स्ट्रेस ऑफ द पावर शेयरिंग ब्रिंग्स आउट द आउटकम, ये बेटर आउटकम निकालता है. और मोरल रीजन क्या करता है कि ये आपको पावर शेयरिंग बताता है कि ये बहुत वैल्यूएबल चीज है. यहाँ पर प्रूडेंशियल का आपको क्या दिया गया है, प्रूडेंशियल का डेफिनेशन दिया गया है, तो इसको जरूर पढ़ लीजिए. प्रूडेंशियल कह रहा है कि बेस्ड ऑन द प्रूडेंस और ऑन केयरफुल कैलकुलेशन ऑफ द गेन्स एंड लूजेस, प्रूडेंशियल डिसीजंस आर यूजुअली contrasted with the decision based purely on the moral consideration. मतलब बुद्धिमानी से लिया गया फैसला क्या कहलाता है, प्रूडेंशियल. इसके बाद एक कहानी लिखी गई है, लेट अस रिवाइज. NET studies in Dutch medium school in the northern region of Belgium. Many French speaking students in the school wants the medium of instruction to be French. Selvi student studies in school in the northern region of Sri Lanka. All the students in the school are Tamil speaking and they want the medium of instruction of Tamil. If the parents of NET and Selvi were to approach respective government, वही बात कही गई है कि अगर मान लीजिए आपके यहाँ डच वाले लोग हैं और कुछ आप फ्रेंच के हैं तो आप चाह रहे हैं कि नहीं यार डच में ही पढ़ाया जाए, और अगर आप तमिल के हैं तो आप सोच रहे हैं तमिल में पढ़ाया जाए, तो ये सारी चीजें अराइज होती हैं. चलिए, अब ये खलील की कहानी है, खलील डिलेमा, इसको आप जरूर कहानी पढ़ लीजिएगा. विक्रम बैताल वाली कहानी है, इसको आप पढ़ेंगे तो आपको एक बहुत बढ़िया चीजें यहाँ से निकल के आएंगी, तो मेक श्योर इसको जरूर पढ़ लीजिएगा. चलिए, इसके बाद हम पढ़ते हैं फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग. पावर शेयरिंग के कौन कौन से फॉर्म होते हैं. द आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग हैज इमर्ज्ड इन अपोजिशन टू द नोशन ऑफ द यूनाइटेड अनडिवाइडेड पॉलिटिकल पावर. फॉर ए लॉन्ग टाइम इट वाज बिलीव्ड
that the all power of a government must reside in one person or group of a person located at one place. It was felt that if the power to decide is dispersed, it would not possible to take a quick decision and not to enforce them. देखिए पावर शेयरिंग रहेगी ना तो सबके पास अलग अलग जिम्मेदारियां रहेंगी, सब लोग अपने अकॉर्डिंगली काम करेंगे, किसी एक बंदे पर दबाव नहीं आएगा, हर वर्ग को समान अधिकार मिलेगा, कोई एक इन्फोर्स नहीं कर सकता है सारी चीजें, तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं. It was felt that if the powers to decided to disperse, it would not possible to take quick decision. अगर ये dispersed एक चीज ये भी है पावर शेयरिंग के कारण अगर चीजें फैल जाती हैं तो अलग अलग के कारण क्विक डिसीजन लेने में हमें दिक्कत होती है. बट दीज नोशन हैव चेंज विद द इमरजेंस ऑफ डेमोक्रेसी के कारण ये सारी चीजें सही हुई, क्योंकि एक बंदा ऊपर होगा, फिर बटे हुए रहेंगे, वो अपनी अपनी बातें लेकर आएंगे, फिर बंदे के साथ डिस्कस किया जाएगा, फिर उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा. One basic principle of the democracy is the people are the sources of the all political power. In a democracy, people rule themselves through institution of self-government. In a good democratic government, due to respect is given to the diverse group and views that exist in a society. तो आपको डेमोक्रेसी के बारे में समझ में आनी चाहिए कि डेमोक्रेसी क्या होती है, कि आपके अलग अलग वर्ग रहेंगे, सब लोगों की भागीदारी रहेगी, सब लोगों के रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे, हर चीज रहेगी. आपको जो चीज चाहिए आप डिमांड करिए, फिर उसके बाद सबके फैसले होंगे, उसके अकॉर्डिंगली पूरा फैसला किया जाएगा. किसी एक बंदे का इम्प्लीमेंटेशन वहां नहीं रहेगा. ठीक है. Everyone has a voice in the shaping of public policies. Therefore, it follows that democracy political power sharing should be distributed among as many citizens as possible. In modern democracies, power sharing arguments can take many forms. Let us take some examples. किस प्रकार से चीजें डिवाइड की गई हैं अलग अलग डेमोक्रेसी में, किस तरह से पावर को शेयर किया जाता है. पावर इज शेयर्ड among different organs of the government such as the legislature, executive and judiciary. हर चीज का हिंदी मीनिंग हम लोग देख लेते हैं. कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका. ठीक है. Let us call the horizontal distribution of power because it allows different organs of different place at the same level. Horizontal मतलब इस प्रकार से डिवीजन होगा, इस प्रकार से डिवीजन नहीं होगा, इस प्रकार से डिवीजन होगा. ठीक है. Such a separation ensure that none of the organs can exercise unlimited power. Each organ check the others. This result in balance of power among the various institution. मतलब बगल वाला क्या कर रहा है इसकी जानकारी मुझे भी होगी, इस बगल वाला क्या कर रहा है इसकी जानकारी मुझे भी होगी. आप किसी भी चीज को अकेले थोप नहीं सकते हैं, आप मेरे साथ डिस्कस करके चीजों को एक साथ इंप्लीमेंट हम लोग करेंगे. ठीक है. Last year we studied that in democracy, even though the minister and government officials exercise power, they are responsible to the parliament or state assemblies. Similarly, although judges are appointed by the executive, they can check the functionality of executive or law made by the legislature. This arrangement is called a system of checks and balance. देखो, राज्य की सरकारें नियम कानून बनाती हैं, देश की सरकारें कानून बनाती हैं. ऐसा नहीं है कि आप कानून बना दिया सीधा पारित हो जाएगा. आप जाएंगे पहले उसको संसद में लेकर नियम कानून बताएंगे, अपना अध्यादेश लेकर जाएंगे, सब लोग मत देंगे, सभी जहां पे सांसद विधायक होंगे वो आपका मत देंगे, फिर जब सभी लोगों से पास होगा तब वो बनेगा. फिर तब भी अगर कुछ उसमें खामियां होती तो सुप्रीम कोर्ट या अदर कोर्ट्स उस पर, न्यायपालिका उस पर स्टे लगा सकती है. तो इसका मतलब बिना चेक और बैलेंस बनाए आप कोई भी चीज वो नहीं कर सकते हैं, मतलब थोप नहीं सकते हैं, चीजों को इंप्लीमेंट नहीं कर सकते हैं. कोई भी कानून बनाएंगे वो पूरी तरह से पारित होगा तभी वो जाके मतलब सरकार के साथ लोगों के बीच में पहुंच सकता है. पावर कैन बी शेयर्ड अमॉन्ग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल. A general government for the entire country and government at the provincial or regional level. Such a general government for the entire country is usually called federal government. ठीक है, संघीय व्यवस्था इसे ही कहते हैं. पावर कैन बी शेयर्ड अमॉन्ग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल, मतलब देश की सरकार अलग काम करेगी, मतलब काम करेगी उसी देश में, मतलब वो अपना काम करेगी, राज्य की सरकारें अपना काम करेगी, जिले के जो भी मेयर वेयर हैं वो अपना काम करेंगे. इसे ही कहते हैं फेडरल स्ट्रक्चर. इन इंडिया वी रेफर टू इट एज सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट. द गवर्नमेंट एज एट प्रोविंशियल और रीजनल लेवल आर कॉल्ड डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट कंट्रीज. इन इंडिया वी कॉल देम स्टेट गवर्नमेंट. मतलब जो हमारी केंद्र की सरकार उसे हम कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्य की सरकारों को हम क्या कहते हैं, स्टेट गवर्नमेंट. दिस सिस्टम इज नॉट फॉलोड इन ऑल कंट्री. ये सब देशों में नहीं फॉलो किया जाता है.
ठीक है, देयर आर मेनी कंट्रीज वेयर देयर आर नो प्रोविंशियल और स्टेट गवर्नमेंट, बट इन दोज कंट्रीज लाइक आवर्स वेयर देयर आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, द कॉन्स्टिट्यूशन इज क्लियरली लेज डाउन द पावर ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। जरूरी नहीं है कि ये चीज हर स्टेट में फॉलो किया जाए, कि कई कई राज्यों में किया जाता है, कई कई देशों में किया जाता है, कई कई में नहीं किया जाता है। दिस इज वॉट दे डिड इन बेल्जियम बट वॉज रिफ्यूज इन श्रीलंका। बेल्जियम में भी यही किया गया था भाई, कि उनको सबको सत्ता का शासन करने की दिया गया था, और जबकि श्रीलंका में क्या कहता है, हम ज्यादा है, हम ही करेंगे। दिस इज कॉल्ड फेडरल डिवीजन ऑफ पावर। अभी हम फेडरल स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। द सेम प्रिंसिपल कैन बी एक्सटेंडेड टू द लेवल ऑफ गवर्नमेंट लोअर देन द स्टेट गवर्नमेंट, सच एज द म्युनिसिपैलिटी एंड पंचायत। Let us call division of the power involving higher and lower level of the government vertical division of the power। अब ये देखिए, ये क्या है, लगभग एक वर्टिकल डिवीजन है, कि मतलब हम कुछ शासन हम कर रहे हैं, कुछ शासन हमारे नीचे वाले कर रहे हैं, कुछ उसके नीचे वाले कर रहे हैं। इसके पहले हमने क्या पढ़ा था, हॉरिजॉन्टल, सभी लोग एक लाइन में होंगे, सभी लोग अपने फैसले लेंगे, साथ में हम फैसला लेंगे, फिर उसके बाद हमारे फैसले को आप भी काट सकते हैं, मेरे बगल वाला काट सकता है, ये सारी चीजें। लेकिन अब मैं ऊपर हूं तो आप क्या फैसला ले रहे हैं ये आप पर निर्भर करता है, फिर हम उसको भी व्यू कर सकते हैं। ये एक वर्टिकल स्ट्रक्चर है। इसके पहले हमने क्या पढ़ा था, हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर। वी शैल स्टडी इन दिस सम लेंथ इन द नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में हम फेडरल स्ट्रक्चर काफी अच्छे से पढ़ेंगे। पावर शेयरिंग में ऑल्सो बी शेयर्ड एज एमॉन्ग डिफरेंट सोशल ग्रुप सच एज द रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप। लिंग्विस्टिक ग्रुप मतलब क्या हुआ, एक बात देख लेते हैं। सामाजिक मसलन और भाषीय एवं धार्मिक समूहों के बीच में हो सकता है। अच्छा, मतलब समाज के तरीके से या रिलीजन के रूप में भी हम चीजों को डिवाइड कर सकते हैं। कम्युनिटी गवर्नमेंट इसे कहते हैं। इन बेल्जियम इट इज ए गुड एग्जांपल दिस अरेंजमेंट। वहां पे भी यही किया गया था भैया, फ्रेंच वाले के प्रतिनिधि रहेंगे, डच वालों के रहेंगे, और कुछ अगर जर्मन के है तो जर्मन के भी रहेंगे। इन सम कंट्रीज देयर आर कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल अरेंजमेंट वेयर बाई सोशली वीकर सेक्शन एंड वुमेन आर रिप्रेजेंटेड इन द लेजिस्लेचर एंड एडमिनिस्ट्रेशन। लास्ट ईयर वी स्टडीड द सिस्टम ऑफ रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूशंस एंड इन असेंबलीज एंड द पार्लियामेंट्री ऑफ आवर कंट्री। अब यार देखो, हम क्या करते हैं, अपने देश में भी यही कहते हैं ना कि महिलाओं के लिए इतना आरक्षण दे देते हैं, जो दलित वर्ग के लोग हैं, जो कम्युनिटी में नीचे दबे कुचले लोग हैं, उनके लिए इतना आरक्षण दे देते हैं ताकि वो लोग ऊपर आए। तो इस तरह के भी आप पावर शेयरिंग फॉर्म किए जाते हैं। This type of arrangement is meant to give space in the government and administration to the social group of who otherwise would feel alienated from the government। ऐसे लोगों को क्यों ऊपर लाया जाता है, ताकि वो अपने आप को ये फील ना कर सके यार कि हम तो कभी ऊपर जा ही नहीं सकते, क्योंकि हम गरीब हैं, हम दलित वर्ग के हैं, हम दबे कुचले लोग हैं, हम महिलाएं हैं। तो इनके लिए क्या किया जाता है, रिजर्वेशन। ठीक है, दिस मेथड इज यूज्ड टू गिव माइनॉरिटी कम्युनिटीज एज फेयर शेयर इन द पावर। ये क्यों किया जाता है, ताकि माइनॉरिटी को भी बराबर का हक दिया जा सके। तो यूनिट सेकंड में वी विल लुक एट द वेरियस एक्कोमोडेटिंग सोशल डाइवर्सिटी। चौथा, पावर शेयरिंग का एक और तरीका है कि पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स कंट्रोल और इन्फ्लुएंस दोज इन पावर। इन ए डेमोक्रेसी द सिटीजन्स, अब देखो चलो इसको समझ लेते हैं, फिर उसके बाद मैं किसान वाला समझाता हूं आपको। इन ए डेमोक्रेसी the citizens must have freedom to choose among various contenders for the power. In contemporary democracies, this takes the form of competition among the different parties. Such competition ensure that the power does not remain in one hand. हमारे देश में क्या होता है, आज भाजपा है, कल कांग्रेस आएगी, कल आम आदमी पार्टी आ जाएगी, कल सपा आ जाएगी, कुछ भी होता रहेगा। ऐसा नहीं है कि जो पहुंच गया वही रहेगा, हमारे हाथ में है कि कौन वहां पहुंचेगा। तो इस तरह से भी हम एक डिवाइडेंट करते हैं चीजों का, पावर शेयरिंग का। In the long run, power is shared among different political parties that represent different ideologies and social groups. Sometimes this kind of sharing can be direct when two or more parties form an alliance to contest election. If their alliance is elected, they form a coalition government and thus the power is shared. कभी-कभी क्या होता है कि पूरा मत आपको नहीं मिलता है, तो हम क्या करते हैं, शेयरिंग से गवर्नमेंट फॉर्म कर लेते हैं। In a democracy, we find interest groups such as those are traders, businessmen, industrialists, farmers, and industries workers. They also will have to share in government power. अब देखो किसानों का आंदोलन चल रहा है, इसके पहले अन्ना जी जब आंदोलन कर रहे थे, वहां से एक पार्टी निकली थी, आम आदमी पार्टी। तो कभी-कभी क्या होता है कि इन कम्युनिटी से भी एक पार्टीज का फॉर्मेशन होता है।
They also will have a share in the government power either through participation in government community or bringing influence on the decision making process. In unit third we shall study the working of the political parties, pressure groups and social movement. तो समझिए इस बात को, फार्मर आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हो सकता है कि कांग्रेस अगर शासन में आ जाए तो ये फार्मर्स कहेंगे कि भैया आपको हमने जिताया है तो हमारा भी हिस्सा रहेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक। तो इस तरह से हमने क्या किया, पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ लिया है। यहाँ से आप रिवीजन कर सकते हैं, ये पूरी चीजें आपको मैंने पढ़ा दी। इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा है, बेल्जियम और श्रीलंका की एग्जांपल, वहां पे कैसी कैसी चीजें इंप्लीमेंट की और पावर शेयरिंग किस प्रकार से की जा सकती है, जहां पे हमने 4 तरीके पढ़े। तो बहुत ही बढ़िया ये चैप्टर था, सारी चीजें आपने पढ़ी। ये विक्रम बेताल वाला एक बार आप कहानी पढ़ लीजिएगा और इसके अलावा हर चीज मैंने आपको डिटेल में समझाया। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सारा का सारा चीज बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। और आप क्या करिएगा, इंपॉर्टेंट चीजों को ऐसे हाईलाइट कर लीजिएगा, कुछ चीजें अगर याद करने की होंगी तो उनको आप नोट जरूर बना लीजिएगा, ठीक है। तो यहीं पर मैं आप सभी लोगों को छोड़ता हूं। और इसके अलावा कल हम लोग क्या करेंगे भाई, कल इस चैप्टर के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे ताकि आपका ये चैप्टर पूरा रिवाइज हो जाए। एमसीक्यू कैसे सोचते हैं, कैसे करते हैं, ये चीज आपको पता चल जाए। उसके बाद आपको मैं डीपीपी प्रोवाइड कर दूंगा, ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो 2-2 दिन में हम लोग एक ही चैप्टर निपटा ले रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको चैप्टर समझ में आया होगा, हर चीज आपने बहुत ध्यान से सुना होगा, समझा होगा, हाईलाइट किया होगा। इसी तरह करते रहिए, इसी तरह पढ़ते रहिए। सफलता बैच इस तरह से कंटिन्यू